नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु नया इतिहास रचते हुए ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। टोक्यो ओलंपिक में चीन की ही बिंगजियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 49 साल बाद सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को 3-1 से हराया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 49 करोड़ 49 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.36% हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार गरीब और वंचितों के कल्याण पर विश्वास करती है। उत्तर प्रदेश में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाला और अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार का संकेत देते हुए जुलाई महीने में जीएसटी संग्रह 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही सिंधु ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। पेश है स्पोर्ट्स डेस्क से हमारे सहयोगी सिद्धार्थ सिंह की रिपोर्ट। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में जन्मी पुसरला वेंकट सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। सिंधु ने न सिर्फ देश के लिए पदक जीता, बल्कि लगातार 2 ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी होने का गौरव भी हासिल किया है। इससे पहले सिंधु ने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। सिंधु ने आज प्लेऑफ मुकाबले में चीन की ही बिंगजियाओ को 21-13, 21-15 से हराया। शुरू से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए सिंधु अपनी प्रतिद्वंदी जियाओ पर पूरी तरह से हावी रहीं। Pusarla Venkata Sindhu, her second Olympic medal in the women's singles, a bronze medal in Tokyo 2020. सिंधु की इस सफलता के लिए पूरे देश की शुभकामनाएं। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने सिंधु को पदक जीतने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतकर अपनी निरंतरता, समर्पण और उत्कृष्टता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सिंधु भारत का गौरव हैं और देश के ओलंपिक खिलाड़ियों में से एक हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुभकामना संदेश में कहा कि इस जीत से सिंधु ने इतिहास रच दिया है और भारत को उन पर गर्व है। ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी है। देश की बेटी पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूंगा कि आज जिस तरह से डोमिनेट करके वो खेली है, शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, स्मैशिंग विक्ट्री रही है। देश की ओर से बहुत बहुत बधाई। पुरुष हॉकी में भारत ने ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को 3-1 से हराया। भारत की ओर से दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और हार्दिक सिंह ने 1-1 गोल किया। मंगलवार को सेमीफाइनल में भारत का सामना बेल्जियम से होगा। भारतीय टीम ने 49 साल बाद अंतिम 4 में जगह बनाई है। मुक्केबाजी में सतीश कुमार का सफर समाप्त हो गया है। सुपर हैवीवेट श्रेणी के क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त उज्बेकिस्तान के बखोदिर जालोलोव ने सतीश को 5-0 से मात दी। घुड़सवारी की क्रॉस कंट्री व्यक्तिगत स्पर्धा में फवाद मिर्जा 22वें स्थान पर रहे। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था। पदक तालिका में भारत 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर
संयुक्त रूप से 59वें स्थान पर है। सरकार ने आज कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास कोविड टीके की 3 करोड़ से अधिक खुराक अब भी उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल अभी किया जाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक टीके की 49 करोड़ 49 लाख खुराक उपलब्ध कराई गई हैं। मंत्रालय ने कहा कि टीके की 8 लाख से अधिक खुराक और उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस वर्ष 21 जून को राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के नए चरण की शुरुआत की गई थी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिक मात्रा में टीके उपलब्ध कराकर और टीका आपूर्ति श्रृंखला को कारगर बनाते हुए टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के तौर पर केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 47 करोड़ 2 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच देश में कल 39,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर अब 97.36% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 8 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कल 41,800 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय उपचाराधीन रोगियों की संख्या 4,10,000 से अधिक है। ये संख्या कुल मरीजों का 1.3% है। दैनिक संक्रमण की दर 2.34% है। कल 541 कोविड रोगियों की मृत्यु हुई। तमिलनाडु सरकार ने पड़ोसी राज्य केरल से आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य कर दिया है। ये कदम राज्य में कोविड के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। चेन्नई में स्वास्थ्य मंत्री सुब्रह्मण्यम ने आज कहा कि नया नियम 5 अगस्त से लागू होगा। केरल में कोविड के मरीजों में लगातार वृद्धि जारी है। राज्य में आज 20,728 नए रोगी सामने आए। राज्य में फिलहाल संक्रमण की दर 12.14% है। इस बीच राज्य में कोविड की स्थिति का आकलन करने गया केंद्रीय बल कल तिरुवनंतपुरम में शीर्ष अधिकारियों के साथ चर्चा करेगा। आज इस बल ने कोझिकोड और पठानमथिट्टा में कोविड उपचार केंद्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुजीत सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की समूह ने सिफारिश की है कि कड़े प्रतिबंधों के साथ साथ वैज्ञानिक तरीके से बड़ी संख्या में कोविड परीक्षण किए जाएं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। जयपुर स्थित सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर एस बनर्जी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-23314444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है और हमेशा पार्टी का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों के समर्थन से भाजपा ने 2014 और 2019 के आम चुनाव और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के लोगों की जरूरत को समझते हैं और उन्होंने राज्य के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2022 में आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से लोगों के समर्थन से उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेगी। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और लोगों को उनका लाभ मिल रहा है। मैं आज जब यहाँ आया हूँ तब कह सकता हूँ कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश मैं 44 योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता। योजनाएं बनाना बड़ा सरल होता है, मगर योजनाओं को भूमि पर उतारना, योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का बात।
श्री शाह ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गरीबों और वंचितों के कल्याण में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मेडिकल सीटों में आरक्षण किया है। सरकार कोविड महामारी के दौरान मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है और ये दीपावली तक जारी रहेगा। श्री शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली सहित 3 जिले नक्सल मुक्त हो गए हैं। श्री शाह ने राज्य में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने विंध्याचल गलियारा परियोजना की आधारशिला रखी और मिर्जापुर में रोप वे का उद्घाटन किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री शाह ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इससे पहले दिन गृहमंत्री ने लखनऊ में फॉरेंसिक विज्ञान संस्था की भी आधारशिला रखी। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के सरोजिनी नगर स्थित पेपरसेंट क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस संस्थान की आधारशिला रखी, उसका निर्माण 142 एकड़ भूमि पर किया जाएगा और इस पर लगभग 207 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री शाह ने कहा कि यह संस्थान देश की पुलिस के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। लखनऊ भ्रमण के दौरान गृह मंत्री ने संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस PGI जाकर बीमार चल रहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का हालचाल लिया। इसके बाद वे मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण की आधारशिला रखी। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन के सरकारी दौरे पर कल तमिलनाडु जा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री और DMK पार्टी के नेता M करुणानिधि की प्रतिमा का अनावरण करने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति बुधवार को नीलगिरी जिले के वेलिंगटन में रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु नया इतिहास रचते हुए ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। टोक्यो ओलंपिक में चीन की ही बिंगजियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 49 साल बाद सेमीफाइनल में क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को 3-1 से हराया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 49 करोड़ 49 लाख कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.36% हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार गरीब और वंचितों के कल्याण पर विश्वास करती है। उत्तर प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाला और अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार का संकेत देते हुए जुलाई महीने में GST संग्रह 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी ने हमेशा डिजिटल पहल पर बल दिया है। ई-रूपी डिजिटल भुगतान की नकदी रहित और स्पर्श मुक्त व्यवस्था है। इससे डिजिटल QR कोड या SMS से प्राप्त ई-वाउचर के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक वाउचर की व्यवस्था से कुशल प्रशासन को बल मिलेगा। एक रिपोर्ट।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से यूपीआई प्लेटफॉर्म पर इसे विकसित किया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है कि लाभ लक्षित लाभार्थियों तक सुरक्षित ढंग से पहुंचे तथा आवाजाही की आवश्यकता न्यूनतम रहे। इलेक्ट्रॉनिक वाउचर की व्यवस्था से कुशल प्रशासन को बल मिलेगा। जन कल्याणकारी सेवाएं लाभार्थियों तक सुरक्षित पहुंचाने में भी ये एक क्रांतिकारी पहल साबित होगी। इसका उपयोग मातृ और बाल कल्याण योजना, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत औषधि और पोषक तत्व उपलब्ध कराने और उर्वरक सब्सिडी के लिए भी हो सकेगा। निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारियों के हित और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों में इन डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकेंगे। समाचार कक्ष से रवि कपूर। स्वतंत्रता दिवस आयोजन श्रृंखला में हम उन क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं जिनसे नागरिकों का जीवन काफी अधिक प्रभावित हुआ है। आज चर्चा स्वास्थ्य क्षेत्र की। पिछले 7 वर्षों में सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को सस्ता, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में कई उपाय किए हैं। इस समय देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है और अब तक 46 करोड़ 72 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष जून में घोषणा की थी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हाँ, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि महामारी के बावजूद सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने के हर संभव प्रयास किए हैं। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवार के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। इसके तहत लगभग 10 करोड़ 74 लाख गरीब और कमजोर परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। वहीं टेलीमेडिसिन के उपयोग को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल भी सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल है। महिलाओं और बच्चों को बेहतर पोषण और उपचार प्रदान करने के लिए पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसके चलते मातृ और बाल मृत्यु दर में भी कमी आई है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश भर में आज विभिन्न संगठनों ने मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया। मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुस्लिम महिलाओं का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। सरकार ने 3 तलाक पर कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक, मूलभूत और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि 1 अगस्त 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के संघर्ष को सलाम करने का दिन है। उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 3 तलाक के खिलाफ कानून मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा सुधार साबित हुआ है, जिसके बेहतर परिणाम मिले हैं। जिस वक्त ट्रिपल तलाक कानून आया था तो कोई अचानक नहीं आया था। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि ये कुरीति और ये कुप्रथा खत्म होनी चाहिए। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में और 2019 के मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम 3 तलाक की कुरीति और प्रथा को खत्म करेंगे और 1 अगस्त 2019 को संसद ने इस कानून को बना करके और इस कुरीति और कुप्रथा को खत्म किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क प्रदान करने और इनकी जांच के बारे में लाए गए सुधारों पर संतोष व्यक्त किया है। श्री गोयल ने कहा कि कारोबार करने को सुगम बनाने से भारत को नवाचार केंद्र बनाने में बहुत मदद मिलेगी। श्री पीयूष गोयल ने कल शाम मुंबई में पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय के कामकाज की समीक्षा की और मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकार बुनियादी ढांचा बनाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया।
उन्होंने देश में नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा नई खोजों और भारत की विरासत से मिले ज्ञान को वैश्विक मंच पर लाने के लिए पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने की सरकार की वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने देश में स्टार्टअप और महिला उद्यमियों की सहायता के लिए विभाग द्वारा शुल्क में की गई कटौती का भी उल्लेख किया। स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम लगाने के लिए महिला उद्यमियों के आवेदन शुल्क में 80% तक कटौती की गई है। भारत ने आज अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाल लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत संवाद और सहयोग, आपसी सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति वचनबद्धता के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा है। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत पारदर्शिता, विश्वसनीयता, जवाबदेही और प्रभावशीलता के सिद्धांतों के आधार पर काम करेगा। भारत की अध्यक्षता के दौरान समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत बहुपक्षवाद, कानून के शासन, निष्पक्ष और न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत ये जिम्मेदारी देश के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के महत्वपूर्ण अवसर पर संभाल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कल अपने संदेश में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि श्री तिरुमूर्ति ने भारत को मिले इस दायित्व के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने इस उच्च वैश्विक मंच के लिए देश की प्राथमिकताएं भी स्पष्ट की। India will be organizing signature events in 3 major areas: maritime security, peacekeeping, and counter-terrorism. Maritime security has a high priority for us, and it is important for the Security Council to take a holistic approach to this issue. Peacekeeping is a topic close to our hearts, given our own long and pioneering involvement with peacekeeping. We will be focusing on how to ensure the safety of peacekeepers, especially by using better technology, and how to bring perpetrators of crimes against peacekeepers to justice. We will continue to keep the spotlight on counter-terrorism. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। जुलाई महीने में सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ है। यह अर्थव्यवस्था में तेजी से आ रहे सुधार का संकेत है और आने वाले महीनों में जीएसटी संग्रह और ज्यादा होने की उम्मीद है। जुलाई में हुई जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष जुलाई से 33% ज्यादा है। लगातार 8 महीने तक जीएसटी वसूली 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक थी, लेकिन जून में ये 1 लाख करोड़ रुपए से कम रही। कोविड प्रतिबंधों में छूट दिए जाने से जुलाई में जीएसटी संग्रह फिर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई। जुलाई में ये कुल 1,16,393 करोड़ रुपए हुई, जिसमें केंद्रीय जीएसटी 22,197 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 28,541 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी 57,864 करोड़ रुपए थी। इसमें वस्तुओं के आयात पर हुई 27,900 करोड़ रुपए की वसूली और 7,790 करोड़ रुपए की शुल्क वसूली शामिल है। श्री दीपक दास ने नए महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाल लिया है। 25वें महालेखा नियंत्रक का पद संभालने वाले श्री दीपक दास भारतीय सिविल अकाउंट सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। वे इससे पहले विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। दिल्ली के चिड़ियाघर को आज सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान इसे बंद कर दिया गया था। चिड़ियाघर के निदेशक रमेश कुमार पांडे ने बताया कि टिकट खिड़की पर लंबी कतार से बचने के लिए कल से ही टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में तैनाती के अभ्यास के तहत भारतीय पोत आईएनएस तबर पिछले शुक्रवार को स्टॉकहोम बंदरगाह पहुंच गया। भारतीय नौसेना का जहाज पिछले 20 वर्ष में पहली बार स्टॉकहोम गया है। रॉयल स्वीडिश नेवी के उप प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल पेटर ओल्सन और स्वीडन में भारत के डिफेंस अटैच ग्रुप कैप्टन पंकज मित्तल ने इसकी आगवानी की।
ब्रिगेडियर जनरल पेडर ओल्सन ने कहा कि तबर की स्टॉकहोम यात्रा से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंध और मजबूत होंगे। भारत के राजदूत तन्मय लाल कल इस पोत पर गए और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों में जाकर भारत के समुद्री व्यापार हितों की रक्षा करने में भारतीय नौसेना की भूमिका की सराहना की। भारत और बांग्लादेश के बीच रेल संपर्क क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आज हल्दीवाड़ी चिलाहाटी मार्ग से होते हुए स्टोन चिप से लदी 30 डिब्बों वाली भारतीय मालगाड़ी बांग्लादेश के चिलाहाटी स्टेशन पहुंची। इस रेलगाड़ी को कल रात पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के दामदिम स्टेशन से रवाना किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के 56 साल के अंतराल के बाद इस मार्ग पर रेल संचालन पुनः शुरू किया गया है। पिछले साल 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान हल्दीवाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग का उद्घाटन किया था। हल्दीवाड़ी चिलाहाटी रेल संपर्क भारत और बांग्लादेश के बीच 5वां ऐसा रेल मार्ग है जिस पर संचालन शुरू किया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लाइन असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और भूटान से बांग्लादेश माल भेजने के लिए छोटा रास्ता है। इस रेल मार्ग के खुल जाने के बाद भारत से स्टोन चिप्स, अनाज, मछली, चूना पत्थर, लकड़ी आदि बांग्लादेश को निर्यात करने में काफी आसानी होगी। बांग्लादेश भी इस मार्ग का प्रयोग कर आसानी से अपनी सभी निर्यात योग्य वस्तुएं भारत भेज पाएगा। इसका उद्घाटन पिछले साल 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। इस रेल मार्ग से सवारी गाड़ी चलना शुरू होने के बाद दोनों देशों के बीच पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बांग्लादेश के पर्यटक आसानी से और कम समय में दार्जिलिंग, सिक्किम, दुआर के साथ ही नेपाल और भूटान भी जा सकेंगे। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले में फंसे पर्यटकों सहित सभी 372 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। राज्य में हाल ही में इस क्षेत्र में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में ये लोग फंस गए थे। दिन भर चले बचाव अभियान में लाहौल घाटी में फंसे 19 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकालकर कुल्लू ले जाया गया, जहां से उन्हें सड़क मार्ग से गंतव्य स्थानों को भेजा गया। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि राज्य में हाल ही में लगातार बारिश और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य करने के लिए 6 अरब 60 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को मरम्मत कार्य के लिए 5 अरब 10 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इस आपदा में पूरी तरह से घर गंवाने वाले लोगों को 5 लाख रुपए, आंशिक नुकसान वालों को 3 लाख रुपए और मामूली रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और तेज बारिश होने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही गरज के साथ बारिश हो सकती है। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग और आइजोल में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। शिलांग में न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आइजोल में न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पोर्ट ब्लेयर में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ 1 या 2 बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु नया इतिहास रचते हुए ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। टोक्यो ओलंपिक में चीन की ही बिंगजियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 4 दशक बाद सेमीफाइनल में क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को 3-1 से हराया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 49 करोड़ 49 लाख कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.36% हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार गरीब और वंचितों के कल्याण पर विश्वास करती है। उत्तर प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी का शुभारंभ करेंगे।
भारत ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाला। अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार का संकेत देते हुए जुलाई महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।